Hello students. So today we are going to do the revisions work. So the quick revision is for the different subjects today. Now we are going to take the subject biology. तो biology का जो parts हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. उसमें important points क्या रहने वाले हैं और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे in examination. So these are the mainly 5 things which are related to the biology. Number 1 is life processes, control and coordination, how do organism reproduce, heredity and environment, our environment. So these are the main chapters which included in the biology work. So listen it very carefully and note down where is required. So first of all, for the case of life process, तो लाइफ प्रोसेस में आपको पता है इसमें पूरी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे डिटेल है. तो सबसे पहले हम करेंगे न्यूट्रिशन की. सो लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ है? लाइफ प्रोसेस इन दिस वी हैव अ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो फूड इज क्रश्ड विद द टीथ एंड वेटेड बाय द स्लाइवा. तो स्लाइवा निकलता है माउथ में से, दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पे, तो उससे ये स्लाइवा निकलता है. वहाँ से वो जो फूड है वो वेट होता है और फिर से क्रश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ. द एंजाइम्स सलाइवरी माइलेस, ये नेम है, आपने याद रखना है. स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेस. एंड स्लाइवा जो है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को शुगर में. फिर जो फूड है इज ट्रांसफर्ड टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप ऑसोफेगस. ऑसोफेगस से चला जाता है फूड पाइप की हेल्प से, वो कंट्रैक्शन से. उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टेटिक मूवमेंट. ये याद रखने, हमारे ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आफ्टर दैट गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक के अंदर रिलीज होती हैं विद द हेल्प ऑफ और आल्सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस. ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं डाइजेशन के लिए फूड को. देन फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. लीवर कौन कौन से चीज़ें छोड़ता है? बाइल जूस, ये नोट डाउन कर लेना है. पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रेटिक जूस, ठीक है, उसमें ट्रिप्सन होता है. एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड जो होते हैं वो भी अपने जूसेस छोड़ते हैं. तो सारे मिल के खाने को हजम करते हैं, डाइजेस्ट किया जाता है फूड. आफ्टर द डाइजेशन द फूड गोज टुवर्ड्स द एब्जॉर्प्शन. तो विली होती है जो वो इंटेस्टिनल वॉल्स के अंदर वो एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को इन द फॉर्म वेयर इज टेकन टू द एवरी बॉडी सेल. तो वहाँ से वो सेल को जाता है. तो ये सारी प्रोसेस होती है जिसमें फूड पहले क्रश किया गया, स्लाइवा के साथ मिक्स हुआ, उसमें जो एंजाइम है उसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज. उसके बाद जो फूड है वो ट्रांसफर हुआ स्टमक में विद द ऑसोफेगस पेरिस्टेटिक मूवमेंट के साथ. देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, ये सारे इसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और आफ्टर दैट लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस, पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस और इंटेस्टिनल ग्लैंड से उसके जूस मिक्स होते हैं फूड के साथ और फूड डाइजेस्ट होता है. आफ्टर दैट विली होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होता है ताकि ज़्यादा से खाना जो है अब्जॉर्ब हो सके, डाइजेशन के लिए हेल्प हो सके. तो इट टेक्स द फूड. अगर इंटेस्टाइन्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना हो तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बाकी वेस्ट जाता है उसमें वाटर है या कुछ और अनअब्जॉर्ब्ड फूड रह गया तो वो उसमें जाके सेव हो जाता है. देन वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड वाया द एनस. जो बाकी बच गया वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए. दिस इज द लाइफ न्यूट्रिशन प्रोसेस इन द ह्यूमंस. तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? एक तो जो इसमें नेम्स आए हैं ग्लैंड्स के, प्लस इसमें जो आपको एंजाइम्स के नेम है वो आपने माइंड में रखने हैं, उनसे पूछा जा सकता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाने के लिए म्यूकस होता है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस के लिए यूज होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये खाना एक तो उसको एसिडिटी मीडियम क्रिएट करता है
एसिडिक मीडियम और आल्सो जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज। विली क्या हेल्प करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में ताकि डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। तो आफ्टर दैट न्यूट्रिशन जो होती है उसमें दो तरह की न्यूट्रिशन आ जाती है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स जो अपने आप खाना बनाते हैं, ट्रॉफिक मीन्स फूड, तो हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। फिर हेट्रोट्रॉफिक जो है वो डिपेंड करता है सेप्रोफाइटिक, हेलोजोइक और पैरासिटिक, 3 तरह के हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है होती है। इसी तरह ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी सूरज की रोशनी को यूज करके, सनलाइट को यूज करके जो फूड बनाते हैं या फिर कुछ केमिकल्स के द्वारा सिंथेटिक करते हैं फूड को। देन पैरासिटिक जो है उसमें टोटल पैरासाइट जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं उन दोनों मिलके किसी भी चीज के ऊपर जैसे कोई बैक्टीरिया लग जाते हैं तो उसमें हम पैरासाइट बोल सकते हैं, तो वो हजम करते हैं खाने को। तो ये सारा है आपका फूड का मटेरियल। तो इसमें ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर डिफरेंस, इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं आपको, बाकी ग्लैंड्स वगैरह में तो पूछेंगे जो न्यूट्रिशन होते हैं ह्यूमंस के। आफ्टर दैट वी हैव अ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, एक इंटरनल जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो एक्सटर्नल या फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स तीनों में सेपरेटली होती है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं एयर एंटर्स इन द नॉस्ट्रिक एंड द फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर लाइनिंग्स ऑफ द पैसेज। तो ह्यूमंस के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ह्यूमंस के अंदर जो एयर है वो एंटर नॉस्ट्रियल से करती है और फिर फिल्टर होने के बाद ऑन ब्रीदिंग इन द रिब्स, फिर रिब्स में वो पहुंचती है, वहां से डायाफ्राम लिफ्ट अप होता है और फ्लैटन होता है, चेस्ट के अंदर हवा जो एयर आ रही है वो भर जाती है। एयर मूव्स इन, एयर अंदर मूव करती है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, लंग्स तक पहुंचती है। एयर जो है एंटर करती है लंग्स में थ्रू द थ्रॉट, ब्रोंचाई से निकलती हुई लंग्स तक पहुंचती है। वहां पे एल्वली होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं एयर को, वो गैस जो है अपनी एक्सचेंज हो जाती है। ऑक्सीजन इज इन द एल्वलीज, एयर diffuses into the capillaries linings and the alveoles and the carbon dioxide from the blood diffuses into the alveoli। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बॉडी से ट्रांसफर होती है लंग्स की तरफ, लंग्स से वो चली जाती है, जो ऑक्सीजनेटेड एयर है वो सारी हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। वाइल ब्रीदिंग आउट, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से आए हैं लंग्स से निकलते वो बॉडी से आउट हो जाते हैं। इस तरीके से ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर दो तरह की आती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना है, तो ये एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एयर, एनारोबिक बिना एयर के, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हो तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। एंड आल्सो बोथ इन एनिमल्स और प्लांट्स में हो सकती है, बट एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है ये यीस्ट, बैक्टीरिया या इन सभी चीज़ों में होती है। ग्लूकोज जो है ब्रोक डाउन होता है एंड बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है प्रोड्यूस होता है, ये यीस्ट में होता है या म्यूकस सेल के अंदर ये पाए। तो ये डिफरेंस है, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस यू हैव टू kept in mind properly। तो this question will be in the examination। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है जी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स, दो चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन आपकी बुक में चलती है। वन इज कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे यूज होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के अंदर मैकेनिज्म है जो ब्लड सर्कुलेशन का, वो है। दो चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एक तो ब्लड है जहाँ जिसके द्वारा ट्रांसफ़र होती है सारी चीज़ें बॉडी के अंदर। ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, 3 तरह की ब्लड वेसल्स आएंगी, और हार्ट मेन पंपिंग ऑर्गन है। तो ये चीज़ें ही हमें ट्रांसफ़र करती हैं।
तो फर्स्ट ब्लड के अंदर अगर हम देखें तो दो तरह के चीज़ें पाई जाती हैं ब्लड के अंदर, वन इज प्लाज्मा, अदर इज ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा होता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें, और वेस्ट को ट्रांसफ़र करना, नाइट्रोजन वेस्ट को निकालना बॉडी से, तो ये सारा वर्क जो है प्लाज्मा करता है। तो ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ब्लड सेल्स जो हैं ब्लड सेल्स हैं, नेक्स्ट ब्लड सेल्स तीन तरह के होंगे। रेड ब्लड सेल्स हैं एक हमारे पास, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर लेके जानी है तो इनमें हेल्प करते हैं। और इसके अंदर फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, कोई डिसीजेज हैं बैक्टीरिया उससे सेव करने के लिए। और फिर लास्ट में आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये क्या करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जैसे कहीं चोट लग जाए तो वहाँ से जब ब्लड बाहर आता है तो उसको रोकते हैं सो दैट ब्लड का वेस्ट ना हो सके, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब थ्री हमारे पास जो हैं वो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, वन इज आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी वीन मेन होती हैं, कैपिलरीज इनको कनेक्ट करती हैं। तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ये चीज़ आपने नोट याद रखनी है, वहाँ पे लिखनी पड़ेगी आपको हार्ट ब्लड वेसल्स के अंदर। वीन्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट को जाएगी और ये हार्ट से ब्लड लेके जाएगी, क्योंकि हार्ट से जो पंपिंग है वो होगी तो ब्लड जाएगा हमारी बॉडी में। तो इसलिए इसमें जो वॉल्स होगी वो ज़्यादा थिक होंगी और वीन्स में थोड़ी थिन होंगी, बिकॉज विदाउट प्रेशर जो है ब्लड आ रहा है बॉडी से। जब हार्ट से निकलेगा तो ब्लड प्रेशर से निकलेगा। देन कैपिलरीज, कैपिलरीज जो होती हैं वे ये इन दोनों को, आर्टरीज और वीन्स, जब वो बाकियों को ये अटैच करती हैं आपस में। और नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट। हार्ट के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्ट के अंदर आप हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। आर्ट्रियम्स आर थिन वॉल्ड होती हैं, वो मैंने बताई दिया आपको। वेंट्रिकल्स और थिक वॉल्स होती हैं। इसमें डबल सर्कुलेशन आती है हार्ट की, बिकॉज द ब्लड ट्रांसफर 2 टाइम्स फ्रॉम द हार्ट, तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि जो ब्लड है पहले वो लंग से आया हार्ट तक, हार्ट से वो ट्रांसफर हुआ बॉडी से तक, बॉडी से वे कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस ब्लड है जो हार्ट में आता है और फिर वो लंग्स की तरफ जाता है। तो इसलिए डबल 2 टाइम्स हार्ट में से निकलता है ब्लड, तो इसलिए डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की कैसे चलती है, तो ये ध्यान से करना आपने, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये लंग से एंटर होके आर्ट्रियम में एंटर करता है, लंग से आके लेफ्ट आर्ट्रियम, तो ये नोट डाउन करना, लेफ्ट आर्ट्रियम में रिलैक्सिस होता है और ये सारा ब्लड आगे ट्रांसफर कर देता है। एंड देन इट ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से फिर वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाता है, उसमें चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं ये फिर ब्लड को पंप कर देती हैं आउट टू द बॉडी, तो बॉडी को चला जाता है। उस वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से निकलता हुआ वापस आता है राइट आर्ट्रियम में। जो डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आता है? राइट साइड पे, ये याद रखना है। लेफ्ट साइड पे कौन आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड पे कौन आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो उसके बाद राइट आर्ट्रियम में जाके फिर वेंट्रिकल में जाएगा और वहाँ से ये लंग्स को ट्रांसफर हो जाता है। लंग से फिर वो क्लियर होके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर एग्जिट हो जाती है, ऑक्सीजन फिर दोबारा से ब्लड में फिल होके वो हार्ट की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर 2 चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, एक वाटर और एक फूड मटेरियल्स, ये 2 चीज़ें ट्रांसफर होती हैं। तो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो आयनिंग फॉर्म्स के अंदर होता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है रूट से, और एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है रूट से, वो निकलता हुआ सॉइल के रूट्स में निकलता हुआ वाटर जो है वो रूट्स के जाइलम पार्ट में से निकलता है। याद रखना है जाइलम में वाटर निकलता है। जाइलम जो है वो यूज़ करता है वाटर कॉलम, जहाँ से पानी ट्रांसफ़र होता है प्लांट्स के अंदर। वाटर फ्रॉम द एरियल सर्फेसिस ऑफ द प्लांट, एक्सपिरेशन एंड एक्सपिरेशन होते हैं जब प्लांट पानी खींच, जो पानी यूज़ हो जाता है वो तो यूज़ कर लेता है, बाकी जो लेफ्ट वाटर है वो है लीव्स के द्वारा वो
एटमॉस्फेयर के अंदर रिमूव कर दिया जाता है। फूड मटेरियल याद रखना, फूड मटेरियल ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, और वाटर यूज होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम वाटर के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। तो यहाँ पे जो सेल तक पहुँच के वहाँ यूज एटीपी बनेगा। एटीपी में एनर्जी कैप्सूल होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वाटर मूव करेगा टिश्यूज के अंदर, वो फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। एंड द लास्ट वी हैव एक्सक्रीजन इन द ह्यूमन बींग्स एंड एक्सक्रीजन इन द प्लांट्स। तो एक्सक्रीजन इन द ह्यूमन बींग्स कैसे होगी? ब्लड है जो फिल्टर करता है बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर जो बाकी वेस्ट है वो किडनी की हेल्प से क्लियर होता है। किडनीज के अंदर ईच किडनी, हर एक किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं। इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को जो इकट्ठे पैक्ड होते हैं उन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है जी। ग्लूकोज जो है, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, ये सारे जो मेजर अमाउंट्स हैं वाटर के, ये रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। यूरिन फ्लोस थ्रू दिस ट्यूब एंड अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। बॉडी में कितना ज़्यादा पानी है उसमें से कितना एब्जॉर्ब करना है और बाकी एक्सक्रीट कर दिया जाता है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन होती है। यूरिन फॉर्मेशन से फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एक्सपेंड करके एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है एक्सकर्जन की। So some points you have to keep in your mind for this chapter, life processes. The ability to perform the basic life processes, distinguish a life organism from a living or living one, non living one. तो कोई जीवित है, कोई नॉन लिविंग है या लिविंग है, तो उसमें उसकी क्या डेफिनेशन होगी वो यहाँ पे है। देन लाइफ प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस है कैरिड आउट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड देन एनर्जी रिक्वायर्ड कार्बन बेस्ड सोर्सेज से होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी कर लेनी है ध्यान से। ये पॉइंट्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। एंड रेस्पिरेशन की सारी एक्सक्रीजन की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। देन नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेन इसका आ गया सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। और मोटर क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स हैं जो इम्पल्स, जो ब्रेन से इम्पल्स आई है, सिग्नल आया है, उसको स्पाइनल कोड से लेके इफेक्टर तक पहुंचाते हैं, यहाँ जिस ऑर्गन में इन्फेक्ट होना है, यानी कि जिस ऑर्गन की हमें हेल्प चाहिए उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो वहाँ पे सिग्नल जाएगा। जैसे फायर है, उसके नज़दीक अगर हमारा हैंड जाएगा तो हाथ पीछे होएगा, फुट जाएगा तो फुट पीछे की तरफ मूव करेगा। तो इसलिए जहाँ पे भी डेंजर होगा वहाँ से मूव करने के लिए सेंस ऑर्गन्स सिग्नल भेजेंगी मोटर न्यूरॉन्स को। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास दो चीज़ों से कंट्रोल होता है, वन इज ह्यूमन ब्रेन एंड अदर इज स्पाइनल कोड। तो मेन जो डिसीजन वर्क है वो ह्यूमन ब्रेन करता है, बट जो स्पाइनल कोड है वो हेल्प करती है सोच सलाम स्मॉलर डिसीजन, असिस्टेंट कह सकते हैं इसे ह्यूमन ब्रेन का। तो नेक्स्ट वी हैव अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, कार्नियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड वेस्ट्रल नर्व्स। तो नर्व्स जो एसोसिएट होती हैं ब्रेन के साथ, जो सेंसरी ऑर्गन्स को मोटर तक ये सारा कुछ है जो वो ट्रांसफ़र करती हैं। 12 पार्ट्स पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर। और स्पाइनल है जो नर्व्स, ये नर्व्स कनेक्टेड करती हैं हमारी स्पाइनल कोड के साथ, जो स्पाइनल कोड है उसके साथ अटैच्ड होती हैं। इसमें भी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इसके 37 पेयर्स हैं। और वेस्टर्नल जो नर्व्स हैं ये मोस्टली अराइज करते हैं स्पाइनल कोड से,
एंड फ्री फ्रॉम द ब्रेन, और कुछ ब्रेन से जो वो, इसमें भी सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों ही होते हैं। ऑटोनोमिक जो है नर्वस सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली चलता है। विस्सल मोटर्स यानी कि इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री जैसे हार्ट बीट है, लंग्स का चलना है, हमारे फूड का डाइजेस्ट होना, ये सारा इनवॉलेंट्री हो जाता है। ये इम्पल्सिस फ्रॉम द कंट्रोल जो सिस्टम हमारे वहाँ से आते हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये सारे जो वर्क करते हैं ये इनवॉलेंट्री वर्क करते हैं। सिंपैथेटिक जो है डिवीज़न होती है इसमें, और पैरास सिंपैथिक जो है डिवीज़न होती है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल्स हैं वो निकलते हैं, सिक्रेट होते हैं कई तरह के बॉडी के अंदर लिक्विड्स। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं दे आर मैनी टाइप्स। सो सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है ब्रेन के नीचे, एंड नोन एज द मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है। फिर थायराइड ग्लैंड है, ये नेक में अटैच होता है हार्मोन, ठीक है, तो इसमें थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है तो थायराइड ग्लैंड इसमें काम करता है। देन वी हैव अ पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी थायराइड ग्लैंड के साथ ही अटैच्ड होता है। द थैमलस ग्लैंड एंड पेंक्रियाज जो हैं, और एंडरनल ग्लैंड्स, तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं वो अटैच होते हैं। और लास्ट में दो ग्लैंड्स हमारे टेस्टिस और ओवरी के ग्लैंड्स आते हैं, ये आपने तरीके से रीड कर लेने हैं ध्यान से। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स के अंदर होती है, उसमें हार्मोन्स और मूवमेंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं। हार्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी के अंदर वो वर्क करते हैं विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ग्रोथ होती है इनकी। और इसमें 3-4 चीज़ें हमें, ये चारों के बीच में से क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा। ऑक्सीन्स क्या होती हैं? प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, जो सेल बड़े होते हैं वो ऑक्सीन्स की हेल्प से सेल्फ डिफरेंशिएशन और फ्रूट ग्रोथ, ये तीनों काम ऑक्सीन्स करता है। गिबरलिंस क्या करते हैं? स्टेम इलोंगेशन, यानी जो स्टेम है उसकी बड़ी होती है। लीफ एक्सपैंड करते हैं, ठीक है जी। सीड्स का छोटा, बर्ड्स का छोटा होना, बड़ा होना, उसको फ्लावर का निकलना, ये सारा हेल्प करते हैं गिबरलिंस। फ्रूट की ग्रोथ होनी, ये भी इसमें बहुत प्रमोट करता है। साइटोकिनिन ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन, और इसमें इन्हांसिस द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सेल इनलार्जमेंट, ये सारे काम में करता है साइटोकिनिन। तो इनके आपने ये पॉइंट्स याद कर लेने, इनमें से क्वेश्चन आएगा जरूर। और एब्सिक एसिड जो है ये ग्रोथ को रोकने के लिए रुकने का काम करता है। प्लांट्स के अंदर उससे छोटा कद रखना है या उसकी हाइट कम होगी, ठीक है। स्टोमेटा को क्लोज करना, ओपन कौन हेल्प करता है स्टोमेटा को ओपन करने के लिए? तो साइटोकिनिन है, तो इसमें एब्सिक एसिड ये क्लोजिंग में हेल्प करता है। और टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, और ये सारी जो हैं ये मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर। ग्रेविटी के कारण होगा, या लाइट के कारण हो रहा है, या वाटर के कारण ये मूवमेंट्स हो रही हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स माइंड में रखने वाले हैं, दीज आर सम पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो हमारे अंदर रिफ्लेक्स कैसे क्रिएट होती है? तो रिसेप्टर है, एक चीज़ हमें रिसेप्ट कर रही है, फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स पे जाते हैं, फिर रिलेयर न्यूरॉन, फिर उसके बाद वहाँ से सिग्नल जाता है मोटर न्यूरॉन पे, फिर इफेक्ट होता है। यानी कि अगर हमें रिसेप्ट हुआ कि फायर नज़दीक है तो सेंसरी न्यूरॉन ने उसको पकड़ा, और वहाँ से फिर हम मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल गया, वहाँ से हमारा हैंड जो है वो उस फायर वाली चीज़ से, उस हॉट चीज़ से दूर चला जाएगा। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स, और विद इन विच 3 लेयर्स ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को, ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट या ग्रोथ डिपेंडेंट होके।
तो ये पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन क्या होती है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन फॉर द रेस, यानी कि अगर जीवन को चलाने के लिए जो भी हमें प्रोसेस चाहिए उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दो तरह की इसमें होती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट जहाँ इन्वॉल्व हो और जहाँ पे फ्यूजन और गैमेट्स ऑफ टू पेरेंट्स गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ये इन्वॉल्व ओनली म्योसिस मिटोसिस, ये आपने याद रखना है। एक तो इसमें डिफरेंस आ सकता है आपको, या फिर इसमें कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, ये पॉइंट्स आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन के आएगा। फिजन में फ्रेगमेंट इसमें 100% इनमें से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा चांसेस बडिंग के और रीजनरेशन के हैं, तो ये दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ बडिंग, ठीक है, हाइड्रा के अंदर बडिंग कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, तो ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है। बाइनरी फिजन दो तरह की आ गई, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर ये भी पूरा फिजन का क्वेश्चन बन के आता है। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रोड्यूसिंग द टू आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। अमीबा पैरामीशियम के अंदर होता है दो एक तरह के इंडिविजुअल क्रिएट होते हैं। मल्टीपल के अंदर ये डिवाइड करता है एंड ऑफस्प्रिंग जो निकलते हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम अमीबा के अंदर होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एकदम से निकलते हैं, उसे मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे। उसके बाद प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, जिस डिफरेंट फ्रॉम सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स फिर आगे जैमेट सेल बनाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर स्वोलन बॉटम पार्ट होता है, जब फ्लावर का नीचे से बल्ब्स टाइप बना होता है उसे ओवरी उसमें होता है। मिडल पार्ट जो होता है उसे स्टाइल बोलते हैं, और जो स्टिकी पार्ट होता है ऊपर टर्मिनल सिरे पे जिसको चिपकता है हाथों से उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। आगे ये पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इनसे होती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द फ्लावर, उसे हम पोलिनेशन कहते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल, उनकी फ्यूजन के बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। ये मेथड में से आपसे सिर्फ मेथड के नेम पूछे जा सकते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स, केमिकल मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शंस एंड सर्जिकल मेथड्स, तो ये नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये मेल्स में कौन से होते हैं, वेस्टेकोमी होता है, और फीमेल्स में ट्यूबेकोटोकोमी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो ये आपको फिगर आ सकती है, उसमें से डायग्राम में से आपको उसके पार्ट लिखने आ सकते हैं, या बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम्स आ सकती हैं पीछे चैप्टर्स के अंदर। रेस्पिरेशन की डायग्राम आपने ध्यान से तैयार करनी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 1 साल पहले आए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के नेम आपको मेंशन करने हैं। फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स विद द ओव्यूम एंड टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, तो ये सारी डिटेल आपने इसमें से सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लेनी है। ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा एंड ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द फ्लावर ऑफ स्टिग्मा ऑफ द अनदर पार्ट। दूसरे फ्लावर जब ट्रांसफर होता है उसे क्रॉस कहते हैं, जब सेम फ्लावर पे चलता है तो उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट सम पॉइंट्स हैं यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये कुछ पॉइंट उसमें से निकाले हुए हैं, ठीक है जी। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज हेरिडिटी, वेरी स्मॉल चैप्टर। सो इसके बेसिक्स जो हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम और ट्रेट्स।
फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से जो हैबिट्स आते हैं या कुछ लुक्स है या आपकी वो ट्रांसफ़र होती हैं, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, वन इज़ वेरिएशन, अदर इज़ इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिट होती हैं जो हम बाहर से इन्वायरमेंट से लेते हैं या अपने जीवन में जो हम एक्सेप्ट करते हैं। देन वेरिएशन, डिफरेंस इन द करेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस होता है, उनके जैसे ब्रदर सिस्टर है तो उनके भी बिहेवियर में, उनकी बातचीत में फ़र्क होगा, तो वो वेरिएशन है। इट हेल्प्स इन द अडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली पर्सन अपने आप को एडजस्ट कर सके, तो इसलिए होता है। नेक्स्ट, ट्रेट्स एंड द कैरेक्टर्स आर रिलेटिवली इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब किसी पर्सन ने कोई चीज़ सीख ली तो वो कई बार वो ट्रांसफ़र हो जाता है, बॉडी डिज़ाइन, ठीक है, कॉमनली बॉडी डिज़ाइन होता है इसमें, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दैट इज़ ऑफस्प्रिंग्स को, तो वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हो जाती हैं। अब इसमें इनहेरिटेड जो ट्रेट्स होती हैं उसमें कौन कौन से वर्क काम करते हैं, हाउ टू ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल है। तो मेंडल का इसमें एक्सपेरिमेंट आता है जो स्टडी किया मेंडल ने डिफरेंट कैरेक्टर्स को, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग की उसने। पी प्लांट लिया, स्टडी किया पी प्लांट को, तो ही कंक्लूडेड दैट कैरेक्टर्स वर कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ जीन्स विच अकर इन द पेयर्स। तो ये जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स जो है वो आप प्रेजेंट होते हैं टुगेदर, डोमिनेट वन इज एक्सप्रेस, तो दो चीज़ों में से एक चीज़ एक्सप्रेस हो जाती है, एक सुप्रेस हो जाती है। तो इसके बारे में उसने सारी स्टडी की। जो ट्रेड्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड, ठीक है जी, तो ट्रेड्स हैं वो 3:1 के अंदर वो इनहेरिट की जाती हैं। डाई हाइब्रिड होती हैं, इट ही कंक्लूड्स द पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंटली टू द अदर पेयर, एक पेयर अलग तरीके से बिहेव करता है, दूसरा पेयर वो अलग तरीके से बिहेव करता है। तो ये फेनोटाइप होते हैं जिसे 9:3 और 3:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक्सप्रेस कहते होते हैं, जो एक्सप्रेशन होती है कैसे जो है ट्रेड्स हैं जो वो सामने आते हैं। डीएनए इज अ इंफॉर्मेशन सोर्स, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन्स के से बना होता है ये सेल, एंड सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, ये एक जो इंफॉर्मेशन है एक जीन से दूसरे तरफ ये ट्रांसफर हो जाती है। हर एक जीन जो है वो सेट इज अ प्रेजेंट एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पीस कॉल्ड द क्रोमोसोम्स, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर जीन्स के अंदर क्या आते हैं, क्रोमोसोम्स। हर एक सेल के अंदर उसकी 2 कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और उसमें मेल और फीमेल पेरेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एवरी जर्म सेल्स जो होता है दैट टेक्स 1 पेयर फ्रॉम द ईच पेयर, हर एक पेयर में से एक पेयर उसको मिलता है, फिर 2 जो हैं जर्म सेल्स कंबाइन करते हैं और फिर नॉर्मल नंबर उसका फिर दोबारा से तैयार हो जाते हैं, यानी कि पेरेंट फादर और मदर दोनों के जर्म्स हैं वो क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आपको ये ध्यान से पढ़ के जाना है। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड प्रोसेस बाय विच अ सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड, एंड फीमेल्स हैज अ 2 X chromosomes and the males have a X and Y chromosomes. When a sperm, जब उसके पास X क्रोमोसोम है वो मिक्स होता है फीमेल फीमेल के X के साथ, जो मेल से आया X क्रोमोसोम, और फीमेल में तो 2 ही X हैं, तो वो XX बन गया, ठीक है, तो चाइल्ड जो बॉर्न हो गया वो फीमेल होगी। अगर स्पर्म्स में से जो वाई क्रोमोसोम आया और ओव्यूम में से जो फीमेल्स के हमारे पास एक्सियन है, फीमेल्स में तो एक्सियन है, तो स्पर्म जो है मेल से वाई क्रोमोसोम आया तो वहाँ से फिर मेल चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर इसकी डायग्राम भी आपको बुक में मिलेगी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, इसमें कुछ चीज़ें ये याद रखने वाली हैं। वेरिएशन क्या होती है ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान, एवोल्यूशन हमारे सिलेबस में से नहीं है, तो ये वेरिएशंस क्या होती है, ओके, डार्विन्स की स्टडी, तो ये स्टडीज़ हैं मेनली, इसमें वेरिएशन ही आपके जो वर्क में आएगी। देन वी हैव अ लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंट जो हमारे पास गिवन में है,
तो इन्वायरमेंट के अंदर इफेक्ट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, एडिशन ऑफ वेस्ट इन द एनवायरनमेंट, वेरी इजी चैप्टर, टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर, ओजोन लेयर का इफेक्ट, ओजोन लेयर के ऊपर क्वेश्चन के चांसेस हैं। CFC गैस के कारण जो है ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स के कारण हो रही है। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन। एक्वेटिक एंड वेजिटेशन damages the crops, skin of the humans, and also changes temperature changes on the earth। तो ये सारी हैं। और नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट के क्या है ये, व्हाट इज द नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट, डिकम्पोज जो नहीं हो सकती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। नेक्स्ट इसमें जो है आपके पास इकोसिस्टम का थोड़ा सा पार्ट है। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो इसके अंदर फूड चेन और फूड वेब जो है वो काम करती है। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले आ जाएंगे जी आपके पास प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना बनाते हैं, फिर कंज्यूमर्स जो उसे कंज्यूम करते हैं, ये डू नॉट मेक देयर फूड। कंज्यूमर के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टेरिटरी कंज्यूमर्स, और फिर लास्ट में डीकम्पोजर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट रोल ऑफ डीकम्पोजर्स, क्या रोल है। एंड देन फूड चेन क्या होती है जी, हु ईट्स द हुम, कौन किसको खा रहा है, तो उसको हम फूड चेन में इंक्लूड करते हैं। तो जब फूड चेन बहुत सारी इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम कहते हैं फूड वेब। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें हैं, अबायोटिक क्या हो, बायोटिक हमने देख ली, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो ये इनके बारे में आपने डिटेल। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंक्लूड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एयर हो गई, टेम्परेचर हो गया, सॉइल फर्टिलिटी होगी, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड फ्रॉम दिस। ओजोन का क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़ लेना आपने। ओजोन हायर लेवल एटमॉस्फेयर, यूवी रेडिएशन जो ज़्यादा होती हैं उसके कारण O3 मॉलिक्यूल बनता है ओजोन का। स्प्लिट द पार्ट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, O2 के टूट के उनको फ्री ऑक्सीजन एटम्स बन जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन एटम आपस में मिक्स होके O3 यानी ओजोन बनाते हैं। ये बनाने का हो गया। फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है अगर ओजोन डिप्लीट हो जाए, वो पीछे हम स्लाइड में कर चुके हैं। तो दीज आर द मेन। एक ये क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक बाय द बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स मैटर। लेक के अंदर जब प्लांट्स उगने शुरू हो जाएं तो उसके कारण ख़त्म हो जाती है, तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, पेस्टिसाइड्स जो हैं, केमिकल्स जो हमने क्रॉप्स में डालते हैं वो वॉश आउट होकर सॉइल में, सॉइल से फिर प्लांट्स के अंदर से निकलते हुए एनिमल्स तक और ह्यूमन बींग्स तक ट्रॉफिक लेवल्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। तो ये थे हमारे चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी।